नमस्कार। बीए थर्ड सेमेस्टर की सेकंड यूनिट में एक जो टॉपिक है, नाइन्थ टॉपिक, वो यूफनी है। सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं। वैसे मैंने जब आपको कैकोफनी पढ़ाया था तब यूफनी के बारे में भी बताया था। ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। कैकोफनी बुरी साउंड होती है जो सुनने में कर्कश ध्वनि होती है, और यूफनी अच्छी साउंड होती है, सुनने में मीठी लगती है, मधुर लगती है। मीनिंग ऑफ यूफनी, यूफनी इज अ लिटरेरी डिवाइस। तो ये एक साहित्यिक तकनीक है दैट रेफर्स टू, जिसका संबंध होता है द म्यूजिकल यानी संगीतमय, और प्लीजिंग या फिर अच्छी लगने वाली, क्वालिटीज यानी विशेषताएं ऑफ वर्ड्स, शब्दों की। तो जो शब्द अच्छे लगते हैं सुनने में वो यूफनी का पार्ट होते हैं। दिस डिवाइस कैन बी फाउंड, ये डिवाइस, ये तकनीक पाई जा सकती है इन ऑल फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, साहित्य के सभी प्रकारों में। बट हैज़ द बिगेस्ट इम्पैक्ट, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है व्हेन इट इज़ यूटिलाइज्ड इन पोइट्री, जब इसका प्रयोग कविता में किया जाता है। द वर्ड यूफनी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड यूफोनोस। तो जो यूफनी शब्द है वो यूनानी शब्द यूफोनोस से आया है, मीनिंग स्वीट साउंड, जिसका मतलब होता है एक मधुर ध्वनि, मीठी ध्वनि, और स्वीट वॉइस या फिर मीठी आवाज़। इट्स अपोजिट इज द वर्ड कैकोफनी, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसका जो विलोम है वो कैकोफनी है, विच रेफर्स टू वर्ड्स दैट साउंड हार्श और अनप्लीजेंट टू द ईयर, जो कि जिसका संबंध उन आवाज़ों से होता है, उन शब्दों से होता है जो कानों को कर्कश लगते हैं, बुरे लगते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ यूफनी, यूफनी के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दे रखे हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ यूफनी इज द एंड ऑफ शेक्सपियर्स फेमस सोनेट 18 विच गोज एज। तो ये शेक्सपियर की सोनेट 18 का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीद और आइज कैन सी, सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी। एक यूफनी का एग्जाम्पल यहाँ रोमियो एंड जूलियट से दिया हुआ है। रोमियो एंड जूलियट ड्रामा आपने पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो सिलेबस में है नहीं, मैंने भी अपलोड नहीं किया है, कभी करूँगी वक्त मिलेगा तो। फिर द एग्ज़ाम्पल फ्रॉम लाइन्स 5-6 ऑफ द प्रोलोग, ये प्रोलोग से लिया गया है, ऑफ शेक्सपियर्स रोमियो एंड जूलियट क्रिएट्स यूफनी विद 2 सेट्स ऑफ एलिटरेशन, one with F sound and the one with L sound, both of which are consonant often used to create euphony. From forth the fatal loins of these two foes, a pair of star-crossed lovers take their life. फिर यूफनी इन मैकबेथ, मैकबेथ से एक एग्जाम्पल दिया गया है, टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो। मैकबेथ तो मैंने पूरा अपलोड किया है और ये आपने वहाँ देखा ही होगा, पढ़ा ही होगा। क्रीप्स इन दिस पेटी पेस फ्रॉम डे टू द लास्ट syllable ऑफ रिकॉर्डेड टाइम, एंड ऑल आर yesterdays have lighted fools the way to dusty death, out brief candle life's but a walking shadow, a poor player struts and frets his hour upon the stage। ये सब मैंने एक्सप्लेन किया था आपको जब मैकबेथ पढ़ाया था। बहुत अच्छी स्पीच है मैकबेथ की। अच्छा, एक एग्जाम्पल जो बहुत ही अच्छा है और बहुत आसान है याद करने में, वो मैंने यहाँ लिखा है आपके लिए। जगह नहीं थी तो पूरा नहीं लिख पाई, लेकिन आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और लिख लीजिए। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइन्स हैं और बहुत फेमस लाइन्स हैं, हो सकता है कि आपने पढ़ी भी हों, आपके सिलेबस में रही हों। वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, आपने पढ़ी होगी ये पोएम तो याद होगी। Woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep। बहुत फेमस लाइन्स हैं, अक्सर बच्चों को रटाई जाती हैं ये लाइन्स, हमने भी रटी थी ये, तो अब तक याद हैं। जो चीज़ें आप रट लेते हैं ना अच्छे से, वो याद रहती हैं लंबे समय तक, और ये बहुत यूज़फुल लाइन्स हैं, कहीं भी आप कोट कर सकते हैं। किसी ने इनको ट्रांसलेट किया था उर्दू में। अलीगढ़ में जब मैं पढ़ती थी तो उस वक्त एक टीचर थे, उन्होंने मुझे उर्दू में सुनाई थी ये लाइंस ट्रांसलेट करके, कि मनाजिर पुरकशिश हैं इस कदर बस देखते रहिए, मगर क्या कीजिए अपने फ़राइज़ याद आते हैं, अभी सोने से पहले मंजिलें दरपेश हैं कितनी, चले हम दूर काफ़ी दूर जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ वही मैकबेथ वाला एग्जाम्पल
कंटिन्यूड है, एंड देन इज हर्ड नो मोर, इट इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। ये पूरा स्पीच है मैकबेथ का, बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है, और ये यूफनी का एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कोट किया गया है। द लैंग्वेज ऑफ शेक्सपियर इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ यूफनी। तो शेक्सपियर की जो भाषा है वो यूफनी का बहुत बड़ा उदाहरण है। ही हैज़ यूज प्लीजेंट हारमोनियस एंड म्यूजिकल साउंड्स। उसने बड़ी प्लीजेंट माने खुशनुमा, हारमोनियस मीन्स लयबद्ध, और म्यूजिकल साउंड्स यूज़ की हैं इन द एबव एक्सर्प्ट फ्रॉम मैकबेथ। हियर द यूफोनिक वर्ड्स आर शोन इन द बोल्ड। तो जो बोल्ड में दिखाए गए हैं वो यूफोनिक वर्ड्स हैं। फिर हैं एलिमेंट्स ऑफ यूफनी। यूफनी के तत्व, देयर आर सेवरल डिफरेंट वेज, यानी बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं दैट अ राइटर कैन क्रिएट यूफनी, जिनके माध्यम से एक लेखक यूफनी पैदा कर सकता है इन देयर प्रोज और वर्स, अपनी गद्य में या पद्य में। यहाँ इन देयर की बजाय इन हिज आना चाहिए था, क्योंकि अ राइटर दिया है ना, बुक में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। रिदम इज़ द टर्म वी यूज़ टू डिस्क्राइब। रिदम वो शब्द है जो हम प्रयोग करते हैं वर्णन करने के लिए हाउ वर्ड्स फ्लो, कि कैसे शब्द निकलते हैं, क्विकली तेज़ी से, और स्लोली या धीरे से, रेगुलरली नियमित रूप से, और इरेगुलरली या अनियमित रूप से, अकॉर्डिंग टू द इंटर रिलेशन ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट और स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। यानी अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है अनुसार, द इंटर रिलेशन माने अंतर संबंध होता है, ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट लंबे या छोटे, और स्ट्रेस्ड या अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। ये मैंने सिलेबल्स पर एक वीडियो अपलोडेड है, अगर वो आपने देखी है तो आपको मालूम होगा कि स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स किसे कहते हैं। स्ट्रेस जिन पर जोर दिया जाता है, अनस्ट्रेस्ड जिन पर जोर नहीं दिया जाता है, तो उनके संबंध से ये रिदम बनती है। लैंग्वेज दैट हैज़ अ स्टडी रेगुलर रिदम, एक ऐसी भाषा जिसमें कि एक स्टडी माने नियमित, रेगुलर माने भी नियमित होती है, रिदम होती है, ताल होती है, लय होती है, इज़ मोर लाइकली वो टू बी यूफोनिक। तो वो लैंग्वेज ज़्यादा यूफोनिक होती है, यानी ज़्यादा कर्णप्रिय होती है देन लैंग्वेज विद अ फास्ट इरेगुलर जारिंग रिदम, बजाय उस भाषा के जो कि इरेगुलर है, फास्ट है, तेज होती है, जारिंग मतलब जिसके आवाज़ जो ध्वनि है वो कर्कश होती हैं, जो कि कैकोफनी में पाया जाता है। ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं, फास्ट, इरेगुलर, जारिंग, ये कैकोफनी के क्वालिटीज़ हैं, और ये जो स्टडी रेगुलर रिदम ये यूफनी के क्वालिटीज़ हैं। फिर है राइम। अ राइम इज़ अ रिपीटिशन ऑफ सिमिलर साउंड्स। तो राइम तो आप जानते ही हैं, जैसे कुड, वुड, शुड, ये आपस में राइम कर रहे हैं, तो सिमिलर साउंड की रिपीटिशन हो रही है ना, कुड, वुड, शुड, तो ये राइम कहलाती है। इन टू और मोर वर्ड्स, दो या दो से ज़्यादा शब्दों में। राइम्स आर वाइडली यूज्ड। राइम्स का बहुत विस्तार से प्रयोग किया जाता है इन पोइट्री, कविता में, सॉन्ग राइटिंग, गीत लिखने में, एंड प्रोज और गद्य में, बिकॉज क्योंकि दे आर प्लीजेंट, वो अच्छी लगती हैं, खुशनुमा लगती हैं, टू द ईयर, कानों को, मेकिंग देम द परफेक्ट यूफोनिक टूल, जिससे कि वो एकदम पूरी तरीके से यूफोनिक माने कर्णप्रिय टूल, यंत्र बन जाते हैं या तकनीक बन जाते हैं। फिर है एसोनेंस एंड कंसोनेंस। दीज टू डिवाइसेस, ये जो दो तकनीक हैं, आर डायरेक्टली कनेक्टेड, सीधे तौर पर जुड़ी हैं, टू राइम, राइम से यानी लय से। दे अकर, ये होती हैं व्हेन एदर वोवल साउंड्स और कंसोनेंट साउंड्स आर रिपीटेड, जब या तो स्वर की ध्वनि या व्यंजन की ध्वनि दोहराई जाती है, उसकी पुनरावृत्ति की जाती है, क्लोज टू वन अनदर, एक दूसरे के पास पास। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, द लॉन्ग आई, जो लंबी आई साउंड है इन आई वेंट टू लाई बाई हर साइड, इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसोनेंस। तो जहाँ स्वर की पुनरावृत्ति होती है ना, जहाँ वोवल की रिपीटिशन होती है, वो एसोनेंस है। द हार्ड के साउंड, और जहाँ कंसोनेंट की यानी कि व्यंजन की पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट, तो वो क्या होता है, द हार्ड के साउंड इन केन किक्ड द किल्क बॉल, तो के साउंड रिपीट हो रही है, और इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंसोनेंस, तो ये कंसोनेंस का एग्जाम्पल है, या फिर इसको एलिटरेशन भी कहते हैं। फिर है रिपीटिशन। दिस इज अनदर वे टू
हेल्प क्रिएट यूफोनिक सेंटेंसेस। तो ये एक और तरीका है जिससे यूफोनिक वाक्य लिखने में मदद मिलती है। इट अकर्स व्हेन वर्ड्स आर यूज्ड मल्टीपल टाइम्स। ये तब होता है जबकि शब्दों को कई बार दोहराया जाता है, और एंटायर फ्रेजेस या फिर पूरे वाक्यांश को, कभी कभी वाक्य को भी दोहराया जाता है। द रिपीटेशन ऑफ द साउंड्स contributes to a musical feeling line of verse। ये मतलब कि जो रिपीटेशन है, ये जो दोहराना है ऑफ साउंड्स, आवाज़ों का, कंट्रीब्यूट्स योगदान देता है टू अ म्यूजिकल फीलिंग, यानी संगीत में भावना पैदा करने में, लाइन ऑफ वर्स, फीलिंग इन आना चाहिए था, इन अ लाइन ऑफ वर्स, यानी एक कविता की पंक्ति में, लाइन में म्यूजिकल फीलिंग पैदा करने में ये योगदान देता है। तो यहाँ इन और आएगा, फीलिंग इन अ लाइन, इन ए लाइन ऑफ वर्स। फिर है सिबिलेंस। दिस इज़ द रिपीटेशन ऑफ हिसिंग साउंड्स। ये ज़रूर याद रखिएगा, थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है। और जैसे ऊपर वाले वर्ड्स हैं वो आपने पहले सुने भी होंगे, एसोनेंस सुना होगा, कंसोनेंस सुना होगा, राइम, रिदम, रिपीटेशन, ये सब सुना होगा। लेकिन सिबिलेंस कुछ नया है, क्लास में भी मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, तो ये आप देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। सिबिलेंस इज़ द रिपीटेशन ऑफ हिसिंग साउंड्स। तो हिसिंग साउंड्स की जो रिपीटेशन है वो सिबिलेंस कहलाती है। जो एस है ये हिसिंग साउंड है। इट कैन बी यूज टू क्रिएट वेरियस इफ़ेक्ट्स। इसको प्रयोग किया जा सकता है बहुत सारे प्रभाव पैदा करने के लिए। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है ना, सिबिलेंस का मतलब क्या होता है। तो रिपीटेशन ऑफ हिसिंग साउंड, ये आपको याद रखना है, आगे कॉम्पिटिशन्स में भी काम आएगा। बट ऑफन क्रिएट्स अ माइल्ड सॉफ्ट इफेक्ट दैट इज सूदिंग टू द ईयर। लेकिन इसका जो प्रभाव होता है बड़ा हल्का सा है ना, हिसिंग साउंड है ना, सांप जैसे निकालता है, वो तो खैर बड़ी डरावनी होती है। तो ये क्या है, कानों को सूदिंग, अच्छा लगने वाली साउंड होती है। फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ यूफनी। यूफनी की उपयोगिता क्या है या महत्व क्या है। राइटर्स यूज यूफनी। लेखक लोग यूफनी का प्रयोग करते हैं इन ऑर्डर टू मेक देयर वर्ड्स फ्लो, यानी अपने वर्ड्स को फ्लो बहाने के लिए, यानी तैरते हुए शब्द जैसे चल रहे हों लाइन में, सुनने में ऐसा फ्लो आता है। एंड साउंड मोर ब्यूटीफुल टुगेदर, और वो जो साथ में जब उनकी आवाज़ सुने तो वो खूबसूरत लगे। इट इज़ अ वंडरफुल डिवाइस। ये बड़ी अच्छी आश्चर्यजनक तकनीक है फॉर पोइट्स, कवियों के लिए, बट ऑल्सो फॉर प्रोज एंड ड्रामा राइटर्स। नॉट ओनली आना चाहिए था यहाँ पर कहीं, क्योंकि बट ऑल्सो आया है तो पहले नॉट ओनली आना चाहिए। इट इज़ अ वंडरफुल डिवाइस फॉर नॉट ओनली, है ना, तो यहाँ पर नॉट ओनली लगा लीजिएगा। नॉट ओनली पोइट्स बट ऑल्सो फॉर प्रोज एंड ड्रामा राइटर्स, कि न केवल कवियों के लिए बल्कि गद्य लेखकों के लिए और नाटक लिखने वालों के लिए भी। फ्रेजेस विल बिकम मोर मेमोरेबल। जो वाक्यांश हैं वो ज़्यादा यादगार बन जाते हैं, मोर म्यूजिकल, ज़्यादा संगीतमय बन जाते हैं, एंड मोर अपीलिंग, और ज़्यादा अच्छे लगने वाले हो जाते हैं। इफ़ अ रीडर एन्जॉयज, अगर एक पाठक आनंद लेता है, द वे, उस तरीके का, दैट वर्ड्स साउंड टुगेदर, जैसे कि शब्द साथ साथ लगते हैं, सुनाई देते हैं, अगर उसको पढ़ने में या सुनने में मज़ा आता है, आनंद आता है, दे आर मोर लाइकली टू एन्जॉय द टेक्स्ट इटसेल्फ। तो पाठकों को टेक्स्ट में भी जो कुछ लिखा हुआ है वो भी अच्छा लगेगा, उसका भी आनंद आएगा। दे विल बी मोर लाइकली टू रिटर्न, और मोर लाइकली मीन्स ज़्यादा संभावना इस बात की होगी कि पाठक रिटर्न होंगे, मतलब कि फिर से पढ़ेंगे उसको, टू द पोएम और स्टोरी, यानी उस कहानी को या उस कविता को पाठक लोग फिर से पढ़ेंगे अगर वो अच्छी लगती है। एंड कंटिन्यू रीडिंग और इवन रीड इट अगेन, यानी उसको पूरा पढ़ेंगे और उसको दोबारा भी पढ़ेंगे अगर वो उनको अच्छी लगती है, सुनने में, पढ़ने में अच्छी लगती है। कोई चीज़ तो हम उसको फिर से पढ़ते हैं, जैसे गाने होते हैं, कुछ गाने इतने मीठे होते हैं कि हम उनको बार बार सुनते हैं, सैकड़ों बार सुनते हैं, फिर भी अच्छे लगते हैं। तो यही है, जहाँ यूफोनिक साउंड्स होती हैं और पढ़ने में अच्छी लगती हैं चीज़ें, सुनने में अच्छी लगती हैं, तो हम उनको रिपीट करते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, और इस यूनिट में अब केवल मैलाप्रोपिज्म बचा है। उसका वीडियो में अगला वीडियो जो होगा मैलाप्रोपिज्म पे होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।